हेलो स्टूडेंट्स, तो हम सोशल फार्मेसी पढ़ रहे थे। आज हम सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को कंसिडर करेंगे। ओके, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में आपके सबसे पहली टर्म आती है डेमोग्राफी, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। तो डेमोग्राफी यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली डेमो मीन्स आपकी होती है पीपल। डेमोग्राफी को अगर हम देखेंगे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डेमो का मतलब होता है यहाँ पे पीपल और ग्राफी मीन्स मेजरमेंट। क्लियर? तो अगर हम डेमोग्राफी की बात करें कि डेमोग्राफी क्या होती है, तो बेसिकली क्या होती है, पीपल की मेजरमेंट, लोगों की मेजरमेंट को हम डेमोग्राफी कहते हैं। क्लियर? अब जैसे डेमोग्राफी को हम बेसिक टर्म्स में ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के थ्रू कुछ स्कीम्स होती है जहाँ पर हम क्या करते हैं, पीपल की मेजरमेंट या फिर पीपल की काउंटिंग करना इस डेमोग्राफी। दैट इज आपने सुना होगा नाम जनगणना करना। क्लियर? तो जो गवर्नमेंट के थ्रू पॉलिसीज़ या फिर ऐसा कुछ ये स्टार्ट करवाती हैं, उसके अंदर डेमोग्राफी आती है। डेमोग्राफी मींस बेसिकली आपको क्या करना है, लोगों की मेजरमेंट करनी है, लोगों को एनालाइज करना है, वो कितने हैं, क्या है, और उनके थ्रू जो भी आपकी हेल्थ केयर है, इन सारे पैरामीटर्स को देखना। या फिर बेसिक जैसे अगर हमारे घर पर भी कोई, अगर हमारे घर पे कोई मेहमान आया है और हमने किसी को कहा है कि कितनी चाय बनानी है, जाओ देख कर आओ, तो वो भी एक पर्टिकुलर डेमोग्राफी है, क्योंकि आपने वहाँ पर क्या किया है, नंबर ऑफ पीपल्स को काउंट किया है। क्लियर? तो जहाँ पर भी नंबर ऑफ पीपल को काउंट करने की बात आती है, वो टर्म का मतलब है आपका यहाँ पर डेमोग्राफी। क्लियर? डेमोग्राफी मीन्स मेजरमेंट ऑफ द पीपल। क्लियर है? डेमोग्राफी और क्या कह सकते हैं हम डेमोग्राफी को बेसिक टर्म्स में, डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी। डेमोग्राफी इज साइंटिफिक स्टडी। किसकी साइंटिफिक स्टडी है ये? लोगों की मेजरमेंट की। क्लियर है? तो डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द साइंस एंड पॉपुलेशन। क्लियर? पॉपुलेशन या फिर पीपल भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब डेमोग्राफी जो होती है वो लोगों की किस तरीके से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, तो बेसिकली डेमोग्राफी आपके 3 मेजर फैक्टर्स के ऊपर काम करती है। दैट इज बर्थ पे, कि कितना नंबर ऑफ बर्थ हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, बर्थ पे। नेक्स्ट इज माइग्रेशन एंड लास्ट इज एजिंग। तो बेसिकली डेमोग्राफी के ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर डेमोग्राफी आपकी काम करती है। और एजिंग में यहाँ पर हम नंबर ऑफ डेथ को भी काउंट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एक टाइम पे कितना बर्थ हुआ है, कितनी माइग्रेशन हुई है, दैट इज़ कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेट हुए हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और थर्ड इज डेथ या फिर एजिंग की जो भी ओल्ड एज पीपल हैं वो कितने हैं। तो डेमोग्राफी में आपने बेसिकली क्या करना है, पीपल को स्टडी करना है। उस पीपल में आप नंबर ऑफ एज ग्रुप्स भी दे सकते हो कि कितने कितने आपके डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं, उसकी बर्थ रेट क्या है, वहाँ के लोगों की मोर्टेलिटी रेट क्या है, ये सारी चीज़ों को बेसिकली हम क्या करते हैं, डेमोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट के थ्रू आपकी जो भी डेमोग्राफी होती है, या फिर हम सुनते हैं जैसा कि जनगणना जो होती है हर 10 साल में होती है। क्लियर? तो पहले आपकी जनगणना 2011 में हुई थी, 2011 के बाद वो 2021 में होनी थी, बट बिकॉज ऑफ कोविड वो अभी तक भी नहीं हो पाई है। क्लियर? तो 2011 या फिर डेमोग्राफी के थ्रू ही हम ये एनालाइज कर पाते हैं कि हमारे इंडिया का पॉपुलेशन कितना है। क्लियर है? तो जो आपने देखा होगा जनगणना वाले आते हैं, वो आपकी फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर्स को काउंट करते हैं, कौन मेंबर कितने एज ग्रुप का है, ये सारी चीज़ें, और उसी के साथ साथ में किसी को कोई हेल्थ इशू है या फिर नहीं, इन सब का भी वो डेटा कलेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो डेमोग्राफी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द साइंस एंड पीपल। क्लियर है? लोगों की स्टडी करना है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन को आपको यहाँ पर स्टडी करना क्या होती है, आपकी डेमोग्राफी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैमिली प्लानिंग की। फैमिली प्लानिंग क्या होती है, बेसिकली आपकी फैमिली के मेंबर्स की प्लानिंग करना और उनको लिमिट करना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपकी फैमिली का जो भी साइज़ है, साइज़ ऑफ द फैमिली को यहाँ पर प्लान करना। इस फैमिली दैट इज़ हमारी फैमिली में कितने मेंबर्स होने चाहिए, वो एक पर्टिकुलर कपल का या फिर एक फैमिली का गोल होता है, और उसके अंदर वो फैमिली प्लानिंग के अंडर में वो आता है। दैट मीन्स कि हमारी फैमिली में कितने मेंबर्स यहाँ पर होने चाहिए, अपनी फैमिली को प्लान करना और वहाँ पर लिमिट करना कि आपको कितना फैमिली प्लान आप अपना करना चाहते हो, वो आपके फैमिली प्लानिंग के अंडर में आता है। क्लियर? नेक्स्ट आपकी जो फैमिली प्लानिंग हम यहाँ पर करते हैं, तो फैमिली प्लानिंग क्या करती है, लोगों को इस चीज़ के लिए अलाउ करती है कि उनकी फैमिली में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे। क्लियर?
तो फैमिली प्लानिंग यहाँ पर पीपल्स को अलाउ करती है, अलाउ पीपल कि उनकी फैमिली में बर्थ स्पेसिंग कितना हो सकता है। दैट मीन सबसे पहले तो फैमिली प्लानिंग में आपको ये देखना है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स आप अपने ऐड ऑन करना चाहते हो, क्लियर। और उसी के साथ साथ में बर्थ स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, दैट इज़ एक बेबी अगर 2015 में बॉर्न किया है तो सेकेंड बेबी आपका 20 या फिर कब है। ये बर्थ स्पेसिंग फैमिली प्लानिंग की जब हम एजुकेशन लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, तभी हमें इसका आइडियल पता चलता है। और इसके साथ साथ में हम फैमिली प्लानिंग में क्या अलाउ करती है फैमिली प्लानिंग कि आपकी फैमिली का साइज कितना होगा, साइज ऑफ दी फैमिली, या फिर हम लिमिट कह सकते हैं, क्लियर। और इसी के साथ साथ में फैमिली प्लानिंग के अंदर बाकी हेल्थ केयर सिस्टम्स भी आते हैं जिसकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी जो भी फैमिली की हेल्थ है, इम्प्रूव हेल्थ ऑफ चाइल्ड और मदर, इम्प्रूव हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड, क्लियर है। और इसी के साथ साथ में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका डिजीज़ वगैरह देखना, तो ये सारी चीज़ें फैमिली प्लानिंग के अंडर में आती है। दैट मीन्स फैमिली प्लानिंग बेसिकली क्या होती है, फैमिली प्लानिंग में आपको ये देखना है कि आपकी फैमिली की जो भी नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनको प्लान करना, क्लियर। सबसे पहले उनकी नंबर ऑफ प्लानिंग करना और उसके बाद में उसको लिमिट करना कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स रहेंगे। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर बात करते हैं कि साइज़ ऑफ द फैमिली को हमने यहाँ पर मेजर करना है या फिर कैलकुलेट करना है, कि फैमिली प्लानिंग में बेसिकली हम साइज ऑफ द फैमिली को स्टडी करते हैं। और इसी के साथ साथ में फैमिली प्लानिंग लोगों को अलाउ करती है, दैट मीन्स अगर उसकी एजुकेशन प्रॉपर होती है तो फैमिली प्लानिंग के लोगों को पता होता है कि उनकी जो भी चिल्ड्रन है उनमें बर्थ स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए या फिर साइज ऑफ द फैमिली एक आइडियल है वो कितना होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में वो हेल्थ केयर सिस्टम में भी इन्वॉल्व रोल प्ले करती है अपना, दैट इज़ अपनी मदर एंड चाइल्ड की हेल्थ को इम्प्रूव करवाती है। और इसी के साथ साथ में विमेन प्लस जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन है फैमिली में उस टाइम पे उसकी स्टडी करना, और जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स दैट इज़ आपके ओल्ड एज पीपल या फिर मदर फादर चिल्ड्रन जो भी है, उन सबकी बेसिकली हेल्थ को कंसीडर करना भी फैमिली प्लानिंग का एक पार्ट होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फैमिली प्लानिंग, कि फार्मासिस्ट का फैमिली प्लानिंग के अंदर क्या रोल है। बेसिकली फार्मासिस्ट का फैमिली प्लानिंग के अंदर सबसे मेजर रोल तो ये है कि वो लोगों को इस चीज़ के बारे में एजुकेट करे, उनको इस चीज़ की नॉलेज दे, उनको अवेयर करे कि व्हाट इज़ फैमिली प्लानिंग एक्चुअली होती क्या है, और फैमिली प्लानिंग को आप अपनी फैमिली में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो, और अल्टीमेटली क्या कर सकते हो, मेंबर्स को या फिर एक्चुअली जो अपना पूरा वर्ल्ड है उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में ला सकते हो। दैट इज सबसे पहला पॉइंट क्या आता है फार्मासिस्ट का, कि उसको क्या करना है, बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में नॉलेज देनी है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेसिकली क्या होते हैं, वो मेथड्स, कोई भी मेथड, डिवाइस या फिर कोई भी पर्टिकुलर ड्रग जो कि क्या कर रही है, अल्टीमेटली प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में हेल्प कर रही है, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, क्लियर। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में फार्मासिस्ट का एक रोल होता है कि वो लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में अवेयर करे और क्या करे। और कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेसिकली क्या होती है, कोई भी मेथड, डिवाइस या फिर ड्रग, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर डिवाइस या फिर कोई भी ड्रग जो अल्टीमेटली क्या कर रही है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर रही है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं या फिर कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं। तो बेसिकली क्या करना है, फार्मासिस्ट को इसके बारे में लोगों को नॉलेज देनी है, क्लियर। एक रिलायबल दैट इज ट्रस्टवर्दी नॉलेज लोगों को वहाँ पर सप्लाई करनी है, और उसी के साथ साथ में जो भी डिफरेंट ब्रांड्स हैं, मेथड्स हैं, उनकी यहाँ पर प्रॉपर नॉलेज देनी है। नेक्स्ट आपका आता है एडवाइस पीपल एक्यूरेटली एंड एक्टिवली। दैट मीन्स पहले तो सबसे पहले फार्मासिस्ट को खुद को फैमिली प्लानिंग के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करनी होती है, लर्न करना होता है, फिर फैमिली प्लानिंग की जो भी नॉलेज है वो लोगों तक उसको पहुंचानी होती है, दैट इज़ एक्यूरेटली और एक्टिवली। लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयर करना, नॉलेज देना ही मेजर यहाँ पर रोल है फार्मासिस्ट का, क्लियर है। इसके अलावा भी बहुत सारे रोल्स हैं जो कि आप खुद से यहाँ पर मैंशन कर सकते हो, हमने कुछ को ही यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट फार्मासिस्ट का रोल होता है कि उसको कुछ ट्रेनिंग सेमिनार्स स्पॉन्सर करने होते हैं। ट्रेनिंग ऑन एफपी, एफपी मीन्स फैमिली प्लानिंग। जैसे फैमिली प्लानिंग पे एक जो फार्मासिस्ट है उसको खुद को अपने सेमिनार्स को स्पॉन्सर करना होता है या फिर उसको उनको अटेंड करना होता है। और उसी के साथ साथ में वो क्या चाहता है, क्या करना चाहिए उसे, लोगों को इसके बारे में इनकरेज करना चाहिए कि वो भी इन सारे सेशंस को अटेंड करें, सो दैट उनको फैमिली प्लानिंग का एक प्रॉपर नॉलेज वहाँ पर वो गेन कर पाएँ, क्लियर है। और इसी के साथ साथ में फार्मासिस्ट का रोल ये भी होता है कि वो जो भी डिस्प्ले डिस्ट्रीब्यूट करे ब्रोशर्स को,
ब्रोशर्स क्या होते हैं, बेसिकली एक छोटी पत्ती बुक सी होती है जो कि आपके फैमिली प्लानिंग की सारा जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करेगा। तो वो बुक वो लोगों को दे या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करे जिससे लोगों में फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस वहाँ पर और ज़्यादा हो पाए। क्लियर है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे रोल्स होते हैं फार्मासिस्ट के, जैसे कि उसको अपना मेडिकल स्टोर पर जितना भी कॉन्ट्रासेप्शंस हैं, डिवाइसेज हैं, उनको वो अच्छे से वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करे, सेल करे, लोगों को इसके बारे में नॉलेज दे। क्लियर। तो और भी यहाँ पे फर्दर फार्मासिस्ट के रोल्स होते हैं जिनको आप खुद से भी यहाँ पर लिख सकते हो। फिर हम बात करते हैं बेसिकली फैमिली प्लानिंग की जो सर्विस है वो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है आपके पास। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग सर्विस क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू कुछ पॉलिसीज़ या फिर सर्विसेज होती हैं। तो 20th सेंचुरी में जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ निकाली थी पब्लिक हेल्थ को लेकर, तो उसमें फैमिली प्लानिंग सर्विसेज आपकी टॉप 10 पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के अंडर में आती है। दैट मीन्स गवर्नमेंट इसका बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है यहाँ पर लोगों को अवेयर करने के लिए। तो जितनी भी 20th सेंचुरीज़ में आपकी पब्लिक हेल्थ को लेकर जितनी भी पॉलिसीज़ या फिर सर्विसेज है उसमें से आपका फैमिली प्लानिंग टॉप 10 के अंदर आता है। क्लियर है। अब फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में गवर्नमेंट बेसिकली किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करती है, तो सबसे पहला तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट और किट्स जो भी हैं उन सबको यहाँ पर पेशेंट्स के लिए अवेलेबल करवाती है। क्लियर है। किट्स एंड और इसी के साथ साथ में एडवाइस भी पेशेंट्स को करती है जो भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको। क्लियर। नेक्स्ट इसी के साथ साथ में फैमिली प्लानिंग में आपकी और भी अदर सर्विसेज आती हैं विच इन्वॉल्व्स मदर एंड चाइल्ड केयर। क्लियर है। जो भी आपकी मदर जिसने कंसीव किया है और उसके साथ साथ में उसके चाइल्ड की पूरी केयर। अब वो केयर कौन कौन सी आपकी, वो केयर काफ़ी सारी टाइप्स की हो सकती है। दैट इज़ बिफोर द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, आफ्टर द प्रेगनेंसी, और आफ्टर में भी एक तो आपकी मदर की स्पेशल केयर करना और उसके बाद में उसके चाइल्ड की केयर करना, दैट इज़ उसके इन्फेंट की केयर करना। तो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में ये सारी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज आती हैं जिसके अंदर आप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो भी आपकी कॉम्प्लिकेशंस या फिर हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको कंसिडर करना फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का एक पार्ट होती है। और इसी के साथ साथ में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और आफ्टर में मदर का एक अलग से रोल होती है हेल्थ सर्विसेज में और चाइल्ड का अलग होता है। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद में गवर्नमेंट आपकी जो इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी के लिए भी बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करती है। क्लियर है। इनफर्टिलिटी दैट मीन्स जहाँ पर वो पर्सन फर्टाइल नहीं हो पा रहा है, दैट इज़ कंसीव नहीं कर पा रहा है अगर कोई कपल तो। क्लियर। और उसी के साथ साथ में प्री कंसेप्शन जो भी होती हैं, मतलब कंसीव करने से पहले जितनी भी आपके हेल्थ इश्यूज़ को चेक किया जाता है वो सारी आपकी फैमिली प्लानिंग के अंडर में आती है। और इसके साथ साथ में फैमिली प्लानिंग में आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले भी करता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, प्रिवेंशन एंड नॉलेज दे रहे हो लोगों को या फिर कपल्स को। बेसिकली किसके लिए, एसटीडीज़ के लिए। एसटीडीज़ क्या होती हैं, दैट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में लोगों को अवेयर करना भी फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज का बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस। क्लियर। तो ये सारी बेसिक फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के अंदर ये कुछ पैरामीटर्स आते हैं। और हमने यहाँ पर देखा था रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या होता है, तो हमने कुछ रोल्स को यहाँ पर डिस्कस किया है, बट उसी के साथ में नंबर ऑफ रोल्स और ज़्यादा होते हैं फार्मासिस्ट के किसी भी फैमिली प्लानिंग को नॉलेज देने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका डेमोग्राफी और फैमिली प्लानिंग का हमने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखा है। इसके ऊपर अगर आपके कोई क्वेश्चंस आते हैं तो एक शॉर्ट नोट के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। क्लियर। तो वो आप खुद से भी बहुत ज़्यादा उसको एक्सटेंड करके लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आपको क्वेश्चन में कितना पूछा गया है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मदर एंड चाइल्ड केयर की। नेक्स्ट टॉपिक इज मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, जिसको हम MCH भी कह सकते हैं। MCH मीन्स मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं मदर चाइल्ड एंड हेल्थ की। मदर चाइल्ड एंड हेल्थ के अंदर क्या आती है, बेसिकली वो मदर जो बेसिकली सबसे पहले तो कंसीव कर रही है या फिर जो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसी के साथ साथ में पोस्टपार्टम मीन्स आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, पोस्टपार्टम या फिर ड्यूरिंग द लेबर, और उसके बाद में लेबर के बाद में जो भी आपका चाइल्ड है दैट मीन्स उसकी इन्फेंट की हेल्थ और बेसिकली
यहाँ पे ये सारी चीज़ों को MCH के अंदर स्टडी किया जाता है, दैट इज़ प्रेग्नेंट वुमेन की ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम, ड्यूरिंग लेबर, और जब इन्फेंट ने उसके बर्थ ले लिया है या फिर चाइल्ड ने जब बर्थ ले लिया है, तो इन सारी चीज़ों में या फिर इन सारी कंडीशंस में पर्टिकुलरली मदर की और उसके इन्फेंट की, दैट इज़ उसके चाइल्ड की टेक केयर करना या फिर उनके हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसिड्रेशन देना इज़ द मेन एम ऑफ द MCH, दैट इज़ मदर चाइल्ड एंड हेल्थ। मदर चाइल्ड एंड हेल्थ बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू आया था 1921 में, और 1921 में जब ये आया, जो कि आज तक भी चल रहा है और बस इसके अंदर टाइम टू टाइम अपडेट्स होती रहती हैं। जब ये 1921 में आया तो उसका मेजर एम ये था कि ये बेसिकली 4 सर्विसेज के ऊपर काम करे, और वो 4 सर्विसेज कौन सी थी? एंटीनेटल केयर सर्विसेज, क्लियर, देन इंट्रानेटल केयर सर्विसेज, पोस्टनेटल एंड नियोनेटल। 1921 में जब गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाला तो उसका मेजर एम ये था कि वो इन चारों फैक्टर्स को या फिर इन चारों केयर सर्विसेज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है, ताकि आपका जो भी मदर और चाइल्ड है उसकी हेल्थ के ऊपर काम हो सके। अब ये 4 सर्विसेज कौन कौन सी है आपके पास? एंटीनेटल केयर सर्विस, एंटीनेटल मीन्स बिफोर, जब आपकी बिफोर प्रेगनेंसी, दैट इज़ कंसीव करने से पहले जितने भी आपको पैरामीटर्स हैं उन सब की नॉलेज होनी चाहिए, वो सारी एंटीनेटल केयर सर्विसेज के बीच में आती है। इंट्रानेटल मीन्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्लियर, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक मदर को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारे पैरामीटर्स इस इंट्रानेटल केयर सर्विसेज के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट इज पोस्टनेटल एंड नियोनेटल। पोस्टनेटल मीन्स जब आफ्टर द डिलीवरी या फिर आफ्टर लेबर या फिर पोस्टपार्टम की हम बात करते हैं, बट पर्टिकुलरली मदर के लिए, कि मदर को किन हेल्थ फैक्टर्स का यहाँ पर अब और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, पोस्टनेटल केयर सर्विसेज के अंडर ये आता है। एंड नियोनेटल में मीन्स, नियो मीन्स आपकी बेबी होती है, तो जो डिलीवरी के बाद में बेबी को या फिर जो भी आपका इन्फेंट है उसको किन किन हेल्थ फैक्टर्स की ज़रूरत है या फिर उसको कौन से हेल्थ असिस्टेंस की ज़रूरत है, वो यहाँ पर इन केयर सर्विसेज के अंडर में देखा जाता है। 1921 से लेकर आज तक भी, टिल डेट भी, ये MCH सर्विसेज गवर्नमेंट आपकी प्रोवाइड करती है, और उसी के साथ साथ में इसमें टाइम टू टाइम अपडेट्स होते जाते हैं। क्लियर है? हम यहाँ पर बात करते हैं अब एम्स की, कि MCH के यहाँ पर एम्स क्या है, ऐसा MCH क्यों बनाया गया था, किस पर्पस से बनाया गया। तो सबसे पहला इसका एम था कि जो भी आपकी प्री टर्म बर्थ होती है, प्री टर्म बर्थ दैट मीन्स कि आपको पता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पूरा टाइम पीरियड होता है, दैट इज़ 40 वीक्स या फिर उसको 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग भी कहा जाता है। तो इस टाइम पीरियड से पहले जो भी बर्थ हो रही है उसको हम प्री टर्म बर्थ कहते हैं। प्री टर्म बर्थ में अगर आपका कोई भी बेबी बर्थ लेता है तो वो इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पर प्री टर्म बर्थ को रिड्यूस करवाना एक इसका एम था। और प्री टर्म बर्थ को रिड्यूस करवाने का मतलब है कि आपकी मदर है उसका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं टू रिड्यूस फेटल एंड इन्फेंट डेथ। फेटल मीन्स जो भी आपका बेबी उस टाइम पे वूम्ब में है, दैट मीन्स जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसके वूम्ब में जो भी बेबी है उसको फेटल कहा जाता है, और जब उसने जब बर्थ ले लिया है तो वो इन्फेंट कहलाएगा। क्लियर? तो वहाँ पे फीटल की और इन्फेंट की डेथ को रिड्यूस करना भी एक MCH का एम था। नेक्स्ट इसके साथ में टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, की बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो कि आपकी ऑब्वियसली मदर से चाइल्ड तक के अंदर में चली जाती हैं, ट्रांसफ़र हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह। तो उन सारी डिजीज़ को प्रिवेंट करवाना एक इसका एम था। नेक्स्ट टू प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस टू कपल टू प्लान फैमिली। जो भी कपल्स हैं जो अपना फैमिली प्लान करना चाह रहे हैं तो उनको मेडिकल असिस्टेंस दैट इज़ हेल्थ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत लेना, दैट इज़ एक्सपर्ट एडवाइस लेना। यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइस यहाँ पर बात हो रही है हेल्थ प्रोफेशनल्स की। हेल्थ प्रोफेशनल्स में आपके डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट ये सारे आते हैं कि कोई भी कपल अगर अपनी फैमिली को प्लान करने जा रहा है तो उसको एक बार मेडिकल असिस्टेंस लेना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है टू इनकरेज डिलीवरी वर्कर्स इन सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट। दैट मीन्स कि जो भी ड्यूरिंग द लेबर आपका हो रहा है, जब लेबर हो रही है किसी भी मदर की, तो वहाँ पर हाइजीन मेंटेन रखना इज़ बहुत इंपॉर्टेंट। हाइजीन को यहाँ पर मेंटेन करके रखना है, दैट मीन्स जो भी आपका लेबर हो रहा है वो सेफ और क्लीन एनवायरनमेंट में हो, ताकि वहाँ पर नंबर ऑफ इन्फेक्शंस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होंगे अगर हाइजीन मेंटेन नहीं होगा। तो उस चीज़ को मेंटेन करना भी MCH का एक बहुत बड़ा एम था। और इसके साथ साथ में जो भी मदर है, दैट इज़ जो प्रेग्नेंट मदर है या जिसने कंसीव किया हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज देना अपने बारे में और अपने बेबी के बारे में भी, कि अगर वो जो भी कुछ करेगी तो वो उसके बेबी के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट डालता है। और इसके साथ साथ में बेसिकली एजुकेट करना है मदर को कि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करे और अपने साथ साथ में
अपने चिल्ड्रन की भी या फिर जो भी उसका चाइल्ड है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करे। तो MCH की ये सारी सर्विसेज थी जो कि बेसिकली मदर और चाइल्ड हेल्थ के बारे में डिस्कस करती है। यहाँ पर मदर को बेसिकली नॉलेज देना है कि उसको अपनी केयर करनी है, अपनी हेल्थ की केयर करनी है, और उसी के साथ साथ में अपने जो भी चाइल्ड है उसकी केयर करना। बेसिकली MCH के अंडर में ये सारे पैरामीटर्स आते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है? सबसे पहले तो ये देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फीडिंग। ऑब्वियसली यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, इज़ द प्रोसेस ऑफ फीडिंग। आपको फीड करवाना है किसको? बेबी को। तो बेबी को जो भी मदर, जो भी प्रेग्नेंट मदर होती है जो अपने बेबी को डिलीवर करती है, उसके बाद क्या होती है, वो अपने बेबी को फीड करवा रही है, दैट इज़ विथ थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क से फीड करवाना बेसिकली क्या होता है? ब्रेस्ट फीडिंग होती है, अपने बेबी को फीड करवाना थ्रू देयर ब्रेस्ट मिल्क। तो बेसिकली ये ब्रेस्ट फीडिंग होती है। अब ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं बेबी के लिए एज वेल एज मदर के लिए भी, क्योंकि हमें पता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए डॉक्टर्स यही कहते हैं 6 मंथ्स के लिए जो भी न्यू बॉर्न बेबी है इवन उसको बाहर का पानी भी नहीं देना होता है। क्लियर? तो उस टाइम पे मदर का जो भी मिल्क होता है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा, उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए ब्रेस्ट मिल्क एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे को ग्रो करने के लिए फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज। क्लियर? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेस्ट फीडिंग, दैट इज ब्रेस्ट मिल्क, अपना जो भी मदर अपने बेबी को डिलीवर करती है वो। क्लियर है? उसी के साथ साथ में ड्यूरिंग जब ब्रेस्ट मिल्क आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है तब आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो कि रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है? बेसिकली प्रेगनेंसी के टाइम पर भी और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक मदर और एक बेबी में जो भी एक बॉन्ड बनता है, एक रिलेशनशिप बनता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। क्लियर? क्योंकि एक मदर और एक बेबी की जो भी बॉन्ड है वो इस वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। क्लियर? तो वो चीज़ बेसिकली ऑक्सीटोसिन की वजह से भी हो सकती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं, लव हार्मोन भी कहा जाता है, कि जो भी आपकी मदर की प्रेगनेंसी के टाइम पर एज वेल एज ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर भी ये हार्मोन मदर में रिलीज होता है, जिसकी वजह से मदर और बेबी की जो भी बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। क्लियर? तो हम बात करते हैं बेनिफिट्स की। जो भी बेबी है जिसको ब्रेस्ट फीड किया जाता है या करवाया जाता है, जो भी बेबी है जो ब्रेस्ट फीड के थ्रू ग्रो करता है, उसको कौन कौन से बेनिफिट्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बेसिकली क्या करता है, आइडियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आइडियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा कैसे? क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है मदर का, उसमें नंबर ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमने स्टडी किया है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट जितने भी एक बॉडी की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं वो सारे एक मदर के मिल्क में अवेलेबल होते हैं। इसीलिए ब्रेस्ट मिल्क जो होती है आपकी मदर बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और आइडियल न्यूट्रिशन का सोर्स होती है। अगर कोई मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पा रही है तो उस बच्चे को जो भी मिल्क के सप्लीमेंट दिए जाते हैं वो कंपैरेटिवली उस बेबी के लेस इम्यून होगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट है मदर के मिल्क में, तो जो बच्चे को बहुत ज़्यादा ग्रो करने में और एंटीबॉडीज़ उसके अंदर क्रिएट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट यही पॉइंट है कि जो मदर की मिल्क होती है या फिर जो ब्रेस्ट फीड मिल्क होता है उसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है। सबसे इनिशियली जो आपका एक ब्लड इनिशियली एक मिल्क रिलीज होता है उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम बेसिकली क्या होता है, वेरी हाई इन प्रोटीन, प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होता है। और इसी के साथ साथ में जो भी ब्रेस्ट मिल्क होती है उसमें आपकी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, दैट इज़ IgA, इम्यूनोग्लोबिन A। IgA मदर के मिल्क में प्रेजेंट होता है जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए या फिर इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोलेस्ट्रम जो मिल्क आता है बेसिकली क्या करता है, बहुत थिक नेचर में होता है। तो ये जब बेबी उसको जब इंटेक करता है तो उसकी बॉडी में, उसकी गट में, उसकी जो भी बॉडी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन सब में एक लेयर काइंड ऑफ बना लेता है। जब वो लेयर बना लेता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उस बच्चे को डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ में इसके अंदर IgA दैट इज़ इम्यूनोग्लोबिन A प्रेजेंट होती है जो कि बच्चे को डिजीज़ से फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, दैट इज़ IgA। नेक्स्ट इसके साथ साथ में ब्रेस्ट मिल्क में रिड्यूस द डिजीज रिस्क। ऑब्वियसली अब बच्चे की इम्यूनिटी यहाँ पर इंक्रीज हो गई है, इम्यूनिटी इंक्रीज हो गई। इम्यूनिटी मीन्स
वही बीमारियों से लड़ने की जो भी ताकत है बच्चे की यहाँ पर वो इंक्रीज हो गई है। कैसे? क्योंकि उसकी मदर ने उसको ब्रेस्ट फीड किया है जिसके अंदर वो एंटीबॉडीज़ हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ बच्चे को डिजीज़ से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्या करता है? ब्रेस्ट फीड बेबी की हेल्दी वेट को प्रमोट करता है। हेल्दी वेट को प्रमोट कर रहा है, यहाँ पर ओवर वेट नहीं कर रहा है, हेल्दी वेट को प्रमोट करना है कि जो भी एक बच्चे का आइडियल वेट होना चाहिए वो मदर के ब्रेस्ट मिल्क से ही हो सकता है। अगर कोई भी बाहर का सप्लीमेंट दिया जाता है तो वो बच्चा उतना ज़्यादा हेल्दी या फिर न्यूट्रिशियस नहीं रहता कंपैरेटिवली टू ब्रेस्ट फीड बेबी। क्लियर? अब ब्रेस्ट फीड बेबी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बेनिफिट्स थे, वो हमने यहाँ पर देखा। अब इसके बाद में आती है कि मदर के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है, मदर के लिए कैसे बेनिफिशियल है ब्रेस्ट फीडिंग करवाना। तो ऑब्वियसली आपको पता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, इमेंसली वेट इंक्रीज़ होता है। तो जब कोई भी मदर अगर ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो उसको इस चीज़ में वेट लूज़ करने में ये हेल्प करता है। वेट लूज़ करने में कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि अगर कोई भी मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो जो भी उसकी कैलोरीज है वो बहुत ज़्यादा बर्न होती है। कैलोरी बर्न हो रही है, दैट मीन्स कि आपका वेट लॉस वहाँ पर होगा ही होगा। और उसके साथ साथ में ब्रेस्ट फीडिंग क्या करती है? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। ऑब्वियसली ड्यूरिंग द लेबर या फिर ड्यूरिंग द डिलीवरी जो भी यूट्रस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है। और यहाँ पर हमने बात की थी अभी, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो यहाँ पर इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? यूट्रस भी टाइम के साथ में कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। नेक्स्ट, जो ब्रेस्ट फीड मदर्स होती हैं उनकी लोअर रिस्क होती है डिप्रेशन की। डिप्रेशन मीन बेसिकली एक पीपीडी होता है। पीपीडी इज पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। दैट मीन्स कि आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी अगर किसी मदर्स को डिप्रेशन के चांसेस होते हैं तो वो डिप्रेशन अगर होती है तो उस डिप्रेशन को हम पीपीडी कहते हैं। और जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करवाती है अपने बेबी को उसको पीपीडी होने का चांस जो है वो कि कम हो जाता है, लोअर हो जाता है एज कंपैरेटिवली टू अदर मदर्स जो कि ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही हैं। क्लियर है? और इसी के साथ में एक सर्वे के साथ में कंपेयर किया गया था कि कुछ मदर्स जो अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं और कुछ मदर्स जो नहीं करवा पा रही हैं, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या आया था। तो ये उस सर्वे के अकॉर्डिंग स्टडी किया गया था कि जो भी मदर्स आपकी ब्रेस्ट फीड करवाती हैं उनको हाई बीपी, अर्थराइटिस ऐसी डिजीजेस होने के चांसेस जो हैं वो जो भी रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है। दैट इज कम हो जाती है, वो रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। कौन सी रिस्क? वो डिजीजेज होने की। डिजीजेज दैट इज हाई बीपी, अर्थराइटिस, ये सारी डिजीजेज के जो रिस्क होते हैं वो कंपैरेटिवली रिड्यूस हो जाते हैं उन मदर्स के कंपैरेटिवली जो कि ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक हम कंसिडर करेंगे इल इफेक्ट्स ऑफ मिल्क सप्लीमेंट एंड बॉटल फीडिंग। क्लियर? तो इसका बेसिकली यहाँ पर साफ मतलब आपको समझ आ रहा है। मिल्क सप्लीमेंट मीन्स वो चीज़ें, एक्चुअली हमने अभी क्या देखा था? ब्रेस्ट फीडिंग देखी थी, है ना? तो ब्रेस्ट फीडिंग में क्या हो रहा था? एक मदर अपने इन्फेंट को या फिर अपने चाइल्ड को फीड करवा रही थी। क्लियर? एक मदर अपने चाइल्ड को फीड करवा रही थी। अब इफ केस कोई एक ऐसा केस है जहाँ पर उस बच्चे की मदर या तो अवेलेबल नहीं है या फिर वो इतनी हेल्दी नहीं है कि वो अपना लैक्टेशन अपने बेबी के साथ में कर पाए। क्लियर? तो अगर ऐसी कोई हेल्थ इशू है या फिर उसकी मदर वहाँ पर अनअवेलेबल है तो इस केस में क्या करते हैं? मिल्क सप्लीमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। अब ऑब्वियसली जो चाइल्ड है उसकी मदर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो उसको फीड तो करना पड़ेगा। एक तो ऑप्शन ये होता है कि उसकी मदर होती है तो ब्रेस्ट फीडिंग होती है। ब्रेस्ट फीडिंग होगी तो उसके साथ में बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, न्यूट्रिशन उसको अच्छे मिलेगी, उसको एंटीबायोटिक्स मिलेंगी अपनी ब्रेस्ट मिल्क से। तो ये सारी चीज़ें अब अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम किस पे स्विच करते हैं? मिल्क सप्लीमेंट्स के ऊपर स्विच करते हैं। मिल्क सप्लीमेंट बेसिकली क्या होगा? जो कि फीड करवाना है हमने बेबी को और उस बेबी को फीड करवाना है तो ऑब्वियसली कोई मिल्क ही चाहिए होगा। तो हम कौन सा मिल्क यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर? फॉर्मूला मिल्क या फिर काउज मिल्क या फिर कोई भी और मिल्क का सप्लीमेंट। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर बच्चे की मदर अवेलेबल नहीं है तो ब्रेस्ट फीडिंग का ऑप्शन यहाँ से हट जाता है और अब उसको मिल्क सप्लीमेंट देना पड़ेगा। मिल्क सप्लीमेंट में हमारे बेबी को हम फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं और काउज मिल्क दे सकते हैं। फॉर्मूला मिल्क, काउज मिल्क या और भी कोई अदर मिल्क सप्लीमेंट आते हैं तो वो सब कुछ मिल्क सप्लीमेंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे बात हो रही है बॉटल फीडिंग की। बॉटल फीडिंग मीन्स ऑब्वियसली बॉटल के अंदर मिल्क फिल करके देन हमारे बेबी को हमने फीड करवाना है। तो बेसिकली दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम ही है। इस जस्ट कि
आपको ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करके आपको दूसरी किसी सप्लीमेंट के ऊपर जाना है। क्लियर? तो यहाँ पर अब इसके इल इफेक्ट क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली ब्रेस्ट मिल्क जो है ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा क्या है, न्यूट्रिशियस है, बेबी के लिए बहुत न्यूट्रिशियस है, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, मदर और चाइल्ड का एक बॉन्ड बनता है, मदर के लिए और एज वेल एज बेबी के लिए, दोनों के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अब इस केस में अगर इस कंडीशन में हम मिल्क सप्लीमेंट दे रहे हैं तो उसके क्या क्या इल इफेक्ट्स हो सकते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इल इफेक्ट ऑफ मिल्क सप्लीमेंट क्या है? इन्फेंट मीन्स ऑब्वियसली जो भी एक न्यू बॉर्न बेबी आपका है उसका मतलब होता है इन्फेंट। तो यहाँ पर है माल न्यूट्रिशन ड्यू टू डाइल्यूशन। ऑब्वियसली आपने देखा है कि क्या होते हैं, मिल्क पाउडर्स आपने देखा है मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो अब उस मिल्क पाउडर को आपने क्या करना है, डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करना है दैट मीन्स उसमें एडिशन ऑफ वाटर है, एडिशन ऑफ वाटर है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ पाउडर के अंदर आपने वाटर को ऐड करना है, दैट इज उसको डाइल्यूट करना है। जब आप उसको डाइल्यूट करोगे तो ऑब्वियसली उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, पहली बात तो ऑलरेडी कम होंगे एज कंपैरेटिवली टू ब्रेस्ट मिल्क, बट अगर जितना भी है तो वो भी डाइल्यूट करके कम हो गया। डाइल्यूट करके कम हो गया तो क्या हुआ, हमारे जो भी बेबी है, जो जिसको भी ये ऊपर से इन्फेंट मिल्क सप्लीमेंट या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स दिए जा रहे हैं, उसकी इम्यूनिटी कम होगी। इम्यूनिटी कम होगी, उसके साथ साथ में उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जब किसी भी बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है या फिर उसको प्रॉपर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी उसके विटामिन मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हैं, अगर एक चाइल्ड को वो सब कुछ नहीं मिल रहा है तो वो किस में लीड करता है, माल न्यूट्रिशन में, राइट। माल न्यूट्रिशन क्या होती है, कुपोषण, मतलब उस बेबी को न्यूट्रिशन जो मिल रहा है वो जितनी भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, एसेंशियल क्वांटिटी है, उससे कम मिल रहा है। उस केस में बेबी को माल न्यूट्रिशन होने का चांस हो सकता है। और उसके साथ साथ में अगर कोई मिल्क सब्स्टिट्यूएंट दिया जा रहा है, दैट मीन्स वो ऑब्वियसली किसी कंटेनर में डाला जाएगा, किसी भी बॉटल में डाला जाएगा, तो उसकी वजह से उस बॉटल को पूरा स्टेराइल होना कंपलसरी है, क्योंकि वो बेबी बहुत ज़्यादा छोटा है, इन्फेंट है, तो वो इस एनवायरनमेंट के कंटामिनेशन से बहुत जल्दी इफेक्ट हो सकता है। तो अगर वहाँ पर कोई भी कंटामिनेशन हो सकती है, कंटामिनेशन मीन्स प्रेजेंस ऑफ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी, तो उसकी वजह से बेबी को इन्फेक्शन होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई सोडियम कंटेंट। अब काऊ जो मिल्क होता है, हमने देखा कि जो भी चाइल्ड है उसको अगर ब्रेस्ट फीड या फिर ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिल पा रहा है तो वो किसके ऊपर स्विच करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स पे। सब्स्टिट्यूएंट्स में आपका एक तो फॉर्मूला मिल्क आ सकता है और आपका काऊ मिल्क आ सकता है। तो काऊ मिल्क जो है, काऊ मिल्क के अंदर आपका सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है, काऊ मिल्क में सोडियम कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, बच्चे को हाइपरटेंशन के लिए वो सेंसिटिव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे ही उसको हाइपरटेंशन हो जाएगा, बट वो हाइपरटेंशन के लिए सेंसिटिव हो सकता है। इन फ्यूचर वो हाइपरटेंशन के लिए प्रोमिनेंट होगा, उसको हाइपरटेंशन डिजीज जो है वो जल्दी लग सकती है। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन बेसिकली होता क्या है। हाइपरटेंशन इज जहाँ पर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और ये डायरेक्टली अफेक्टेड होता है सोडियम से, Na सोडियम। हाइपरटेंशन आपकी डायरेक्टली लिंक्ड है सोडियम से। जैसे आपका सॉल्ट में सोडियम ज़्यादा होता है तो जो सॉल्ट इंटेक जिनका ज़्यादा होता है उनको हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं। तो वैसे ही उस टाइम पे बिल्कुल इन्फेंट टाइम पे बेबी को सोडियम कंटेंट ज़्यादा दिया जा रहा है तो उसकी वजह से उस बच्चे को हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट इसी के साथ में उस इन्फेंट मिल्क का जो सब्स्टिट्यूएंट है, ऑब्वियसली उसके अंदर इम्यूनिटीज़ जो हैं या जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो जैसे विटामिन सी कम है उस मिल्क में, कौन सा, जो भी कोई सब्स्टिट्यूएंट है उस मिल्क की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूएंट में आपका विटामिन सी जो है वो कम है, उसके साथ साथ में लैक्टोफेरिन भी कम है। लैक्टोफेरिन क्या होती है, ऑब्वियसली एक ऐसा प्रोटीन होती है जो कि इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में हमारा हेल्प करती है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ब्रेस्ट मिल्क में क्या प्रेजेंट होती है आपकी IgA क्या करती है, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करती है। तो ऐसे ही एक लैक्टोफेरिन भी एक प्रोटीन है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने में हेल्प करता है, जिसकी क्वांटिटी क्या होगी, सब्स्टिट्यूएंट्स में या फिर सप्लीमेंट्स में कंपैरेटिवली कम होगी। अब ये कम होने के साथ साथ में इसके अंदर फॉस्फेट ज़्यादा होता है। क्लियर? जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो आपके कम है और फॉस्फेट आपका ज़्यादा है। फॉस्फेट ज़्यादा है तो इसकी वजह से क्या होगा, आयरन एब्जॉर्प्शन जो होगी बॉडी में वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इट कैन लीड टू डिक्रीज इन आयरन एब्जॉर्प्शन। जो भी चाइल्ड है उसके अंदर आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं एक बार डिटेल में थोड़ा सा बॉटल फीडिंग का। बॉटल फीडिंग क्या है, ऑब्वियसली एक ऑल्टरनेटिव है
ऑल्टरनेटिव किसकी? ब्रेस्ट फीडिंग की, ऑल्टरनेटिव ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अब बॉटल फीडिंग के अंदर क्या होती है? ऑब्वियसली बॉटल के अंदर आपका वही कंटेंट जाएगा जो भी आपका क्या है, मिल्क सप्लीमेंट है। क्लियर है? तो मिल्क सप्लीमेंट्स आपने एक बॉटल में इंटेक किया है, बॉटल में उसको डाला है और उस बॉटल से अपने बेबी को फीड करवाना है, बेसिकली बॉटल फीडिंग। क्लियर? अब बॉटल फीडिंग की वजह से और क्या क्या इल इफेक्ट्स आ सकते हैं? इल इफेक्ट्स मीन्स कि कोई भी डिसएडवांटेजेस हम कहें तो बॉटल फीडिंग के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बात करें तो कोई भी फॉर्मूला मिल्क है और हम ब्रेस्ट मिल्क की बात करते हैं तो ऑब्वियस है ये चीज़ तो कि ब्रेस्ट मिल्क क्या होती है, कंपैरेटिवली ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, क्योंकि इसके अंदर आपकी क्या प्रेजेंट होती है? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, जो भी एक बेबी को रिक्वायर्ड होते हैं, और उसी के साथ साथ में जो भी आपके अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लस आपकी एंटीबॉडीज इसमें प्रेजेंट होती है। तो हर केस में अगर हम कंपेयर करते हैं तो ब्रेस्ट मिल्क बेस्ट होता है बेबी की ग्रोथ के लिए। और इफ़ किसी केस में उसको फॉर्मूला मिल्क दिया जा रहा है तो जब हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। नेक्स्ट, इसी के साथ साथ में जब हम बॉटल फीडिंग कराते हैं तो बॉटल फीडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स लगता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसके लिए आपको पहले अपने बॉटल को या फिर कंटेनर को पहले स्टेरिलाइज करना पड़ेगा, उसको वार्म करना पड़ेगा, देन उसके अंदर आपको मिल्क है वो फिलअप करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट कंज्यूम करता है। नेक्स्ट, बॉटल फीडिंग के अंदर आपको कुछ इक्विपमेंट्स भी चाहिए होते हैं। अब इक्विपमेंट चाहिए, ऑब्वियसली कोई भी बॉटल चाहिए, और बॉटल आप कोई भी ऐसी नहीं ले सकते जिसके अंदर जल्दी से जल्दी कंटामिनेशन हो जाए। बॉटल हम बिल्कुल ऐसी लेंगे जो लीस्ट स्टेरिलाइज या फिर लीस्ट आपके उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है वो लीस्ट हो पाए। क्लियर? तो ऑब्वियसली उसके लिए आपका एक एक्सपेंस लगेगा, तो थोड़ा सा एक्सपेंस यहाँ पर कंपेरेटिवली ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट, इसके साथ में बॉटल फीडिंग क्या है? बेबी के इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। जब हम यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो ही न्यूट्रिशन के टाइम पे आपका जो भी सप्लीमेंट है वो कम है, दैट मीन्स उसमें न्यूट्रिशन कम है, तो ऑब्वियसली बेबी का जो इम्यून सिस्टम है वो तो यहाँ पर इफेक्ट करेगा ही। नेक्स्ट, इसके साथ साथ में मदर और बेबी की जो बॉन्डिंग होती है, जो कि हमने देखा था ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन की वजह से मदर और चाइल्ड की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो पाएगी बिकॉज मदर अपने बेबी को यहाँ पर फीड नहीं करवा पा रही है, उसकी वजह से उन दोनों की बॉन्डिंग वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी जितनी एक ब्रेस्ट फीडिंग के बाद होती है। क्लियर है? ये टॉपिक बेसिकली यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन्स। तो इन सारे टॉपिक्स पे आपको वैसे एक शॉर्ट नोट लिखना होता है, जितना मैंने बताया उतना मोर देन सफिशिएंट है। इसको जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो आप अच्छा खासा इसमें शॉर्ट नोट लिख सकते हो, इसीलिए हमने थोड़ा थोड़ा इनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन्स। तो हम बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन आपके पास क्या होती है? वैक्सीन का सबसे पहला काम क्या होता है कि आपकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, तो उस एंटीबॉडी की आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, उस एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को ये इंक्रीज करती है। क्लियर? सबसे पहला क्या कर रही है वैक्सीन का काम, क्या होती है? एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। एंटीबॉडी अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या होती है। नेक्स्ट, इसके साथ साथ में क्या करती है? एंटीबॉडी तो इसने आपकी इंक्रीज कर दी, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट, इसके साथ में ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इम्यूनिटी किसके लिए? किसी भी पर्टिकुलर या फिर एक से ज़्यादा डिजीज़ के लिए। ठीक है? अब इसके बाद में आप ये जो वैक्सीन देखते हो तो वैक्सीन एक्चुअली बनती किसकी है? वैक्सीन का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? जो भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब या फिर आपका कोई भी जर्म्स, दैट मीन्स कि आपके वायरसेस और बैक्टीरियाज। अब इसका क्या मतलब है कि माइक्रोब्स को इसने यूज़ किया है तो ये डिजीज़ कॉज करेगा? नहीं, विदाउट कॉजिंग डिजीज़, विदाउट कॉजिंग डिजीज़। एक बार इसको फिर से दोबारा रिकॉल करते हैं। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन आर दो सब्सटेंसेस विच इंड्यूस या फिर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। क्लियर? सबसे पहला काम क्या कर रही है? आपके एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही है। Also which provide immunity to one or more specific diseases. Clear? And vaccines are prepared by causative agents. Causative agents, that is microbes, and which are also known as viruses and bacteria without causing any disease. एक बार ये देखिए
कि एंटीबॉडी सबसे पहले उसकी एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही है। अब एंटीबॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन मटेरियल आ रहा है या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया है तो उसको क्या करती है, बॉडी की ऐसी पावर होती है कि उसको वो ख़त्म कर दे। क्लियर? तो अब उसको ख़त्म करने में कौन इन्वॉल्व होते हैं, एंटीबॉडीज़। क्लियर? और ये जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो कि आपके पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, नॉन पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। पैथोजेनिक मीन्स जो कि आपका डिजीज़ कॉज कर सकता है। तो इन पैथोजेनिक मटेरियल्स को या फिर इन फॉरेन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एंटीजन। क्लियर? तो बेसिकली वैक्सीन क्या काम करती है, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है विच अल्टीमेटली किल द एंटीजन्स ऑफ स्पेसिफिक डिजीज। समझ आ रही है? स्पेसिफिक डिजीज का एंटीजन को वो किल करती है। दैट मीन्स अगर कोई भी पर्टिकुलर वायरस या फिर बैक्टीरिया यहाँ पर है तो उसको ये किल कर देगा। क्लियर? अब इसके साथ साथ में वायरस या बैक्टीरिया जो भी आपकी बॉडी में आया है उसको किल कर दिया उसने, तो उसके बाद में वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगा, इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगा या फिर प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इसके बाद में हमने देखा है इसका कॉजेटिव एजेंट्स क्या होते हैं, वो माइक्रोब से बनते हैं। अब माइक्रोब्स होते हैं, ऑब्वियसली कोई वायरस है, बैक्टीरिया है तो वो डिजीज तो कॉज करेगा ही, बट यहाँ पर वैक्सीन में वो डिजीज क्यों नहीं कॉज कर रहा, क्योंकि हमने क्या किया है, इन माइक्रोब्स का या तो किल्ड फॉर्म यूज किया है या फिर वीकेंड फॉर्म यूज़ किया है। दैट मीन्स या जो भी हमने बैक्टीरिया वायरस का फ्रेगमेंट या फिर पूरा बैक्टीरिया जो यूज़ किया है उसकी किल्ड फॉर्म ली है, दैट इज़ इनएक्टिव फॉर्म ली है, वो वायरस एक्टिव नहीं है, या फिर अगर एक्टिव है तो बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब हमारी बॉडी को वो डिजीज़ दे ही नहीं सकता, इतना वीक है। तो बस ये हमने सिर्फ इसीलिए लिया है ताकि ये आपकी बॉडी में बस एक एंटीजन की तरह काम करे। एंटीजन की तरह काम करेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी की कुछ एंटीबॉडीज़ हैं जो क्या करेगी, इसको किल करने की ट्राई करेगी, तो ऐसे आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। क्लियर? समझ में आया वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन्स क्या होती है, वो सब्सटेंस होते हैं जो कि आपके एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है विद द एम टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट वन और मोर डिजीजेस, एंड वैक्सीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय killed or weakened form of the viruses or the bacteria without causing any disease to the patient या फिर any person। क्लियर? नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि वैक्सीनेशन जो होती है आपकी बॉडी में, वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप वैक्सीन दे रहे हो। क्लियर है? तो वैक्सीनेशन प्रोसेस क्या है, आपका एक बहुत इफेक्टिव मेथड है। इफेक्टिव मेथड किस चीज़ के लिए है, क्योंकि वो आपकी डिजीज़ को होने से रोकता है, दैट इज इट प्रिवेंट्स डिजीज़। ठीक है, डिजीज़ होने से रोक रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, रैदर देन आपकी इलनेस या फिर डिजीज़ हो गई है उसके बाद उसको ट्रीट करने से बेटर। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिजीज़ एक तो आपको हो गई, क्लियर, होने के बाद जब आप उसकी ट्रीटमेंट करवा रहे हो, एक तो वो केस है, दूसरा वो डिजीज़ आपको हो ही ना, उसके पहले ही आपको कुछ ऐसा दिया जा रहा है कि वो डिजीज़ अब आपको पूरी लाइफ टाइम नहीं होगी, तो वो बेटर है, राइट? क्योंकि हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिजीज़ को होने से रोक रहे हैं, दैट इज़ डिजीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कुछ टाइम पीरियड के लिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम में आपका दैट इज़ ईयर्स भी आ सकती है, डिकेड्स भी आ सकती हैं, या फिर हम एक बात करें पर्टिकुलर तो पर्सन की पूरी लाइफ टाइम तक उस डिजीज़ को होने से आपने रोक देना इज़ वैक्सीनेशन। क्लियर है? वैक्सीनेशन क्या होती है, बेसिकली इफेक्टिव मेथड होती है जो कि आपकी डिजीज़ को होने से रोकती है, आपकी डिजीज़ को प्रिवेंट करती है। एक तो केस में आपका इलनेस होती है, फिर ट्रीटमेंट होती है, और दूसरा केस है वैक्सीनेशन का जिसमें आपका डिजीज़ ही नहीं होने दिया जाता। क्लियर? जैसे अब आपकी हमने ये देखा है, आपका क्या है, वैक्सीनेशन क्या करती है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है, राइट? आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्टअप कर रही है। वो बूस्टअप कैसे कर रही है, बॉडी के नेचुरल डिफेंस को इंक्रीज करके, बॉडी का नेचुरल डिफेंस जो है, लाइक आपकी बॉडी की जो भी खुद से लड़ने की ताकत है उसको इंक्रीज कर रही है। ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर से कुछ दिया जा रहा है आपकी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन में क्या होती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाता है, कैसे, आपकी बॉडी की खुद की ही नेचुरल डिफेंस पावर को इंक्रीज करके। अब जब ये आपकी डिफेंस हो गई है, नेचुरल डिफेंस जब आपकी इंक्रीज हो गई है, तो इसके साथ क्या होगा, कोई भी स्पेसिफिक डिजीज़ जो है, स्पेसिफिक डिजीज़ का इलनेस अब हमें यहाँ पर नहीं होगा, इलनेस
नहीं होगी। तो बेसिकली क्या किया है, वैक्सीनेशन क्या प्रोसेस होती है, सबसे पहले तो वैक्सीनेशन एक इफेक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया है किस फॉर्म में, वीकेंड फॉर्म में या फिर किल्ड फॉर्म में, ऐसे आपने वायरस को यूज़ किया है। अब यहाँ पर एक केस ये भी हम यहाँ पर बार बार बात कर रहे हैं स्पेसिफिक डिजीज की या फिर वन और मोर डिजीज की, तो ऐसा क्यों, क्योंकि आपने जो भी आपने यहाँ पर वायरस या फिर बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया है तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर डिजीज कॉज करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस आपका पर्टिकुलर बैक्टीरिया ने कॉज किया है, तो उसी बैक्टीरिया का, जिस बैक्टीरिया ने आपका क्या किया है, टीबी कॉज किया है, या फिर हम बात करें टाइफॉइड कॉज किया है या कोई भी पर्टिकुलर डिजीज, क्लियर, तो उसका कोई भी कॉजेटिव एजेंट होगा, दैट इज जैसे कि आपका टाइफाइड का क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी, है ना। साल्मोनेला टाइफी क्या है, ये एक माइक्रोब है जो कि आपका टाइफॉइड कॉज करता है। तो अब क्या किया हमने, इसी को ही यूज किया, इसी का हमने या तो किल्ड फॉर्म यूज किया है या फिर वीकेंड फॉर्म यूज किया है। तो जिस पर्टिकुलर वायरस का या फिर बैक्टीरिया का या फिर किसी पर्टिकुलर माइक्रोब का हम एंटीजन या फिर माइक्रोब को यूज कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर एंटीजन की तरह काम करेगा, तो आपकी एंटीबॉडीज जो हैं वो सिर्फ स्पेसिफिकली उसी एंटीजन के लिए प्रोड्यूस होती है। जैसे आपकी बॉडी में अगर ये वायरस गया है, क्लियर है, मतलब एक पर्टिकुलर एंटीजन गया है जो कि आपका क्या कर रहा है, टाइफॉइड कॉज कर रहा है, तो आपकी जो एंटीबॉडी यहाँ पर प्रेजेंट होगी वो सिर्फ टाइफॉइड के अगेंस्ट ही होगी या फिर उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट ही वो एंटीबॉडीज यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। इसीलिए वैक्सीन में हम बार बार ये कह रहे हैं कि वो किसी पर्टिकुलर एक या फिर उसी के टाइप की, जैसे इसी से अगर और कोई डिजीज आपकी कॉज हो रही है तो उसको, उसके लिए आपकी एंटीबॉडीज को यहाँ पर ही प्रोड्यूस करेगा और उस पर्टिकुलर डिजीज को होने से रोक देगा। आया समझ में। और नेक्स्ट ये देखा हमने कि उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है। इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे कर रहा है, बॉडी की नेचुरल डिफेंस पावर को बढ़ाकर और स्पेसिफिक डिजीज के लिए इलनेस होने से रोक रहा है। स्पेसिफिक डिजीज हमने क्यों लिखा है यहाँ पर, आई थिंक अब समझ आ गया होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में यहाँ पर एंटीबॉडीज आपकी प्रोड्यूस हो रही हैं, राइट। एंटीबॉडी क्या होती है, बेसिकली एंटीबॉडी आपका एक प्रोटीन होती है या फिर उसको इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहा जाता है। जैसा हमने देखा था अभी ब्रेस्ट मिल्क में क्या होती है, आपकी IgA प्रेजेंट होती है। IgA क्या है, एक प्रोटीन है या फिर एक एंटीबॉडीज है जो कि आपको डिजीज के अगेंस्ट काम करती है। एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबिन्स भी कह सकते हैं, क्लियर है। एंटीजन, एंटीबॉडी, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा आई थिंक। और ये जो वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन्स को हम किस तरीके से दे सकते हैं, अगर आपको वैक्सीन को एडमिनिस्टर करवाना है बॉडी में किसी भी पर्सन की, तो यूजुअली आपकी बॉडी वैक्सीन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस टाइप से होती है, इंजेक्शन के थ्रू होती है, राइट। इंजेक्शन दे करके, जैसे अभी आपने कोविड के इंजेक्शन लिए हैं तो वो इंजेक्शन के थ्रू क्या है, आपका वैक्सीन आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जा सकता है या फिर एडमिनिस्टर किया जा सकता है, या फिर इसके अलावा ओरल या फिर नेजल एडमिनिस्ट्रेशन से भी हो सकती है। जैसे आपने देखा है पोलियो का वैक्सीन हम कैसे लेते हैं, ओरली, क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर किसी पर्सन को, यहाँ पर ये देखो कि अगर कोई पर्सन है, क्लियर, उस पर्सन को हमने क्या दिया है, यहाँ पर वैक्सीन दिया है, तो अब उसकी बॉडी कैसे एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगी वो मैकेनिज्म एक बार इधर देखते हैं। पर्सन है कोई भी, उस पर्सन को हमने वैक्सीन दिया है। अब वैक्सीन दिया है तो सबसे पहले उसकी बॉडी में क्या चेंज आएगा, ऑब्वियसली क्या होगा, उसका इम्यून सिस्टम क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। आपकी बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन चीज़ आई है, फॉरेन मटेरियल आया है, तो आपका इम्यून सिस्टम उसके लिए या फिर उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर देगा। जैसे अगर कोई बैक्टीरिया या फिर एंटीजन आ रहा है तो वो उसे फाइट करने की ट्राई करेगा, और अगर यहाँ पे वैक्सीन आ रही है तो मतलब किसी भी तरीके से आपका इम्यून सिस्टम यहाँ पर एक्ट करना शुरू कर जाएगा। तो अब इम्यून सिस्टम एक्ट करके आपका क्या कर रहा है, सबसे पहले तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपका जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है उसको एनालाइज करेगी, राइट। तो क्या किया उसने, आपकी बॉडी ने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी उसके पास आया है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसने रिकॉग्नाइज किया है। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, पर्सन था उसको वैक्सीन दी, वैक्सीन दी तो क्या हुआ, उसका इम्यून सिस्टम जो है उसने रिस्पांस दिया। अब इम्यून सिस्टम ने कैसे रिस्पांस दिया वो देखते हैं। सबसे पहले तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है उसको उसने रिकॉग्नाइज किया। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे आया है, हम तो यहाँ पे वैक्सीन की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन तो क्यों क्या होता है वैक्सीन में, वैक्सीन में आपकी माइक्रोब्स या फिर माइक्रो
ऑर्गेनिज्म से मिलकर ही तो आपकी वैक्सीन बनाई जाती है। तो यहाँ पर ये हम पर्टिकुलरली कह सकते हैं कि जिस भी जर्म को आया है या कोई भी आपका वायरस आया है या बैक्टीरिया आया है, तो कोई भी माइक्रोब आया है तो सबसे पहले बॉडी ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। फिर उसके बाद बॉडी ने क्या किया, अब इसको उन्होंने क्या किया, एज अ एंटीजन ट्रीट किया है, ठीक है। कोई भी फॉरेन मटेरियल आएगा तो वो क्या है आपकी बॉडी के लिए, एंटीजन है। अब एंटीजन आपकी बॉडी में आया है तो आपकी बॉडी में क्या होगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो आपकी बॉडी ने क्या किया, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करा दी। और अभी अभी हमने देखा एंटीबॉडीज क्या होती है, एंटीबॉडीज प्रोटीन होती है, ठीक है। प्रोटीन या फिर हम इनको क्या कह सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन भी हम इसको कह सकते हैं। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती है, या फिर वी कैन ऑल्सो कॉल देम इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है। अब ये एंटीबॉडीज यहाँ पर क्या करेंगी, फाइट करेगी जो भी आपका वायरस आया है या फिर आपका बैक्टीरिया आया है उसके अगेंस्ट फाइट करेगी, ठीक है। तो फाइट या फिर हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं कॉम्बैट डिजीज, मतलब ये वायरस या फिर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी डिजीज कॉज करेगा उसके अगेंस्ट कॉम्बैट करेगी। कॉम्बैट करेगी दैट मीन्स उसके अगेंस्ट फाइट करेगी, लड़ाई करेगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, उस पर्टिकुलर वायरस को उसने यहाँ पर किल कर दिया। तो बेसिकली क्या हुआ, एक बार दोबारा से देखते हैं। पर्सन था, उसको हमने वैक्सीन उसके अंदर इन्वेड करी। अब वैक्सीन के अंदर क्या होता है, आपकी कोई भी किल्ड फॉर्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, किल्ड या फिर वीकेंड फॉर्म है, तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी बॉडी ने क्या किया, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आया है उसको रिकॉग्नाइज किया है। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, डिजीज कॉजिंग है, पैथोजन है या फिर कोई भी वायरस बैक्टीरिया है, तो उसको बॉडी ने एंटीजन जैसा देखा है, या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल होगा तो उसको हम एंटीजन ही कंसीडर करेंगे। अब आपकी बॉडी में एंटीजन आया है बेसिकली बाहर से, तो बॉडी का क्या काम है, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कर रही है, तो उसमें क्या करेगी, अब वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या होती है, प्रोटीन होती है, जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन्स भी कह सकते हैं। अब ये एंटीबॉडीज क्या करेगी, इस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट लड़ाई करेगी और इसको किल करने का ट्राई करेगी, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पर हम डिजीज से कैसे बच सकते हैं, हमने वैक्सीन तो ले लिया, बल्कि वो सब कुछ यहाँ पर किल ही हो गया, तो अब डिजीज से हम कैसे बच पाएंगे। अब एक्चुअली क्या होगा, पहले तो हमने क्या किया था, वैक्सीन को इंसर्ट किया था, है ना। अब इस पर्सन को अगर ये दोबारा सेम वायरस या फिर बैक्टीरिया के साथ में इसकी एक्सपोजर हो जाती है, दैट इज सेम आपका साल्मोनेला टाइफी जो है, अगर वो दोबारा आपकी बॉडी में आया है तो क्या करेगी, आपकी बॉडी की ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो इन चीज़ों को याद रखे या फिर रिकॉल कर पाए, तो यहाँ पर उस वायरस को वो रिकॉल कर पाएगी, ठीक है। रिकॉल द स्पेसिफिक वायरस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आपकी बॉडी ने क्या किया, क्योंकि साल्मोनेला टाइफी की हमने ऑलरेडी वैक्सीन दे दी थी, तो क्या हुआ, अब वही वायरस यहाँ पर आएगा, तो उस वायरस को बॉडी ने रिकॉल किया। अब रिकॉल करके क्या कर सकती है, बॉडी में वो चीज़ ऑलरेडी पहले एक बार आई थी, अब आपकी बॉडी में जब दोबारा सेम वो वायरस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा आएगा तो क्या करेगी, आपकी बॉडी उसके लिए रैपिड और क्विक एक्शन लेगी और फिर क्या करेगी, उस डिजीज़ को कॉम्बैट कर देगी, कॉम्बैट दैट स्पेसिफिक डिजीज। कॉम्बैट मीन्स उसके अगेंस्ट फाइट कर देगी या फिर उस डिजीज को यहाँ पर किल कर देगी। क्लियर हुआ। वैक्सीन का मैकेनिज्म क्या होता है, सबसे पहले किसी भी पर्सन में कोई वैक्सीन आई, उस वैक्सीन में क्या है, उस पर्टिकुलर डिजीज का वायरस या फिर बैक्टीरिया आपका प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपकी बॉडी में उसको एंटीजन की तरह कंसीडर किया। अब आपकी बॉडी में एंटीजन आया तो क्या हुआ, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। एक बार का वैक्सीन का काम यहाँ पर खत्म हो गया, बट दोबारा क्या होगा, दोबारा इफ अगर आपका एक्सपोजर हो गई है उसी सेम वायरस के साथ, तो आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी को वो चीज़ रिकॉल है, आपकी बॉडी को वो चीज़ें याद है कि ये वायरस एक बार पहले भी आया था, तो इसको दोबारा से किल करना है, ठीक है। तो अब वो दोबारा जब किल करती है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज यहाँ पर जो होगी वो ऑलरेडी आपकी बॉडी में यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। एक बार एंटीबॉडी बन गई तो बॉडी में वो रहती है, रिकॉल कर लेती है उसको बॉडी जल्दी से, ठीक है। तो अब यहाँ पर नया वायरस आया है, दैट मीन्स सेम एंटीजन आपकी बॉडी में आया है, तो अब यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी, जो ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड है उसको यूज करके क्या करेगी, इसको और जल्दी, रैपिडली और क्विकली इस वायरस को किल कर देगी, और वायरस को किल कर देगी तो क्या होगा, आपका जो भी डिजीज है वो यहाँ पर होने से रुक जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ द वैक्सीन्स। टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स ब्रॉडली आपकी 4 क्लासेस में क्लासिफाइड होती हैं।
दैट इज फर्स्ट इज होल पैथोजन वैक्सीन। क्लियर है? फर्स्ट टाइप ऑफ द वैक्सीन है आपका होल पैथोजन वैक्सीन, जो कि फर्दर क्लासिफाइड होता है आपका दो टाइप्स में, दैट इज लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन एंड सेकेंड इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, होल पैथोजन वैक्सीन, या नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी पैथोजन है, दैट मीन्स कोई भी आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपका डिजीज कॉज कर रहा है, सबसे पहले तो उसको हम पैथोजन कहते हैं, ठीक है। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैथोजन। तो वो पैथोजन का क्या है, पूरा होल पार्ट यूज किया जा रहा है। जैसे एक तो हो सकता है किसी वायरस का या फिर बैक्टीरिया का कुछ पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को हम यूज करें वैक्सीन बनाने के लिए, या फिर क्या कर रहे हैं हम पूरा का पूरा पैथोजन ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब पूरा पैथोजन यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, वहां पर डिजीज कॉज हो सकती है ऑब्वियसली। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट केस है आपका लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन। इसके अंदर क्या होता है, आपका जो पैथोजन है वो क्या है, लाइव है, दैट इज अलाइव है, जिंदा है, और एटेन्यूटेड का मतलब होता है यहाँ पर वीक है या फिर उसकी वीकेंड फॉर्म है। अब उस क्या किया हमने, उस पर्टिकुलर पैथोजन को किसी भी लैब में उसको हीट दे करके, कोई भी रेडिएशन दे करके उसको हमने क्या किया है, वीक बना दिया, ठीक है। तो जितनी इंटेंसिटी उसकी थी उतनी अब नहीं रही, यहाँ पर वो वायरस आपका वीक हो गया। अब इस वीक वायरस को हम यूज कर सकते हैं वैक्सीन बनाने के लिए, और जब ये हमारी बॉडी में जाएगा तो एंटीजन की तरह काम तो करेगा, बट क्या करेगा, डिजीज कॉज नहीं करेगा। क्लियर? सेकेंड क्या आता है आपका इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। नाम से ही क्लियर है, इनएक्टिवेटेड है, दैट मीन्स आपका जो भी पैथोजन है उसको हमने क्या किया है, पूरा किल कर दिया है, ठीक है। पहले पार्ट में तो हमने क्या किया, उसको वीकन फॉर्म बना दी, उसकी थोड़ी कमजोर फॉर्म बना दी, और सेकंड केस में हमने क्या किया है, उसकी इनएक्टिवेटेड फॉर्म को यूज किया है। सेकंड इज सब यूनिट वैक्सीन, ठीक है। सब यूनिट वैक्सीन क्या होती है, अब आपकी ऑलमोस्ट ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की तरह ही काम करती है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की तरह काम कर रही है मतलब आपका जो भी वैक्सीन या फिर माइक्रोब हमने लिया है उसको लैब में कोई भी ट्रीटमेंट दे करके उसको हमने किल कर दिया, ठीक है। उसको किल कर दिया तो क्या हो गया, अब वो वायरस या बैक्टीरिया जो भी है वो क्या है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म की तरह ही सब यूनिट वैक्सीन होती है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों कहाँ पे डिफर कर रही हैं, देखिए, ठीक है। इनएक्टिवेटेड है, इसमें आप क्या यूज कर रहे हो, होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पर हमने यूज किया है होल ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, सब यूनिट, ठीक है। मतलब उस वायरस का वो वाला पार्ट या फिर फ्रेगमेंट, दैट पर्टिकुलर फ्रेगमेंट और पार्ट विच कैन कॉज डिजीज, ठीक है। अब वही पार्ट हम लेंगे, बाकी सेल नहीं लेंगे, जैसे उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर है या बाकी चीजें हैं वो हम यहाँ पर नहीं लेंगे, बस एक वही फ्रेगमेंट लेंगे जो कि आपका डिजीज कॉज कर सकता है, क्योंकि जो डिजीज कॉज कर सकता है उसी के अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या करेंगी, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो दोनों होती आपकी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ही है, बट होल में आप क्या करते हो, पूरा ऑर्गेनिज्म को यूज करते हो, और सब यूनिट में आपने उस ऑर्गेनिज्म का कुछ फ्रेगमेंट या फिर एक पर्टिकुलर पार्ट को यूज किया है। नेक्स्ट आपकी थर्ड नंबर ऑफ वैक्सीन या फिर थर्ड टाइप होता है वैक्सीन का, दैट इज न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं आपको पता ही है, वही जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लिक एसिड, और जेनेटिक मटेरियल में आपका क्या आता है, मेजरली डीएनए और आरएनए। तो ऑब्वियस हो गया होगा हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म है या फिर माइक्रोब है, उसका हमने क्या किया है, जेनेटिक मटेरियल लिया है, जेनेटिक मटेरियल को यूज किया है वैक्सीन बनाने के लिए, ताकि वो आपकी बॉडी में क्या करे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर दे। तो हम क्या करेंगे, उस जेनेटिक मटेरियल का जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका डीएनए या फिर आरएनए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अभी एट प्रेजेंटली न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन्स पे बहुत कम स्टडी हो पाई है, बट ये बहुत बेटर मतलब बेस्ट वैक्सीन कंसिडर होगी अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ऐसा स्टडी किया गया है। जैसे हम आरएनए वैक्सीन की बात करें इसके एग्जांपल के लिए, तो फाइजर कंपनी है एक, फाइजर कंपनी ने क्या किया था, आपका आरएनए वैक्सीन बनाया है अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है। और ये कहाँ पर बना था, यूके में, दैट इज यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में क्या हुआ है, फाइजर कंपनी ने
कोविड का आरएनए पार्ट लेकर, दैट इज उसका जेनेटिक मटेरियल लेकर उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाई है, ठीक है। वैसे इसके बाद में और डीएनए के ऊपर इतनी स्टडी नहीं हुई है, बट ऐसा कंसीडर किया गया है, ऐसा कंक्लूड किया गया है कि आरएनए वैक्सीन या फिर न्यूक्लिक एसिड वैक्सीनेशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट शो करेगा। नेक्स्ट इसी के साथ में आपकी फोर्थ टाइप होती है वायरल वेक्टर वैक्सीन। वायरल वेक्टर वैक्सीन, अब वायरल वेक्टर वैक्सीन के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो आपका होस्ट सेल है, ठीक है, कोई भी पर्सन है जिसके अंदर आपको इम्यूनिटी स्टिमुलेट करवानी है या फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवानी है, तो उस होस्ट सेल में कैरियर के थ्रू क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जिसके भी अगेंस्ट आपको एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट करवाना है, तो उस कैरियर के थ्रू उस पर्टिकुलर वायरस का हम जेनेटिक मटेरियल को बॉडी में इंसर्ट करवा देते हैं या फिर होस्ट सेल में इंसर्ट करवा देते हैं। क्लियर? तो ऐसे आपका वायरल वेक्टर वैक्सीन काम करता है। क्लियर हुआ वैक्सीन क्या होती है और वैक्सीन के कुछ टाइप्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं इम्यूनिटी की। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, आपकी बॉडी की एबिलिटी, ठीक है, आपकी बॉडी की वो एबिलिटी जिसमें आपकी बॉडी किसी भी डिजीज से लड़ सकती है या फिर आपकी बॉडी डिफेंस शो कर सकती है। ठीक है, हमने कहा था अभी कोविड के टाइम पे अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उसको कोविड नहीं होता है। इम्यूनिटी अच्छी है दैट मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता, ये हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या होती है, आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जिसमें आपकी बॉडी खुद से ही क्या करती है, डिफेंस शो करती है, किसी भी पर्टिकुलर डिजीज से लड़ती है या फिर उस पर्टिकुलर डिजीज को होने नहीं देती। ठीक है, तो वो आपका बेसिकली इम्यूनिटी होता है, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस डिफेंस या फिर अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ फॉरेन मटीरियल। अब ये फॉरेन मटीरियल में क्या आएगा, जो भी आपके माइक्रोब्स यहाँ पर आएंगे, जो भी आपका डिजीज कॉज करेंगे, पैथोजेनिक माइक्रोब्स, वायरसेस, बैक्टीरियाज। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या होती है, आपकी बॉडी की वो एबिलिटी है जिसमें आपकी बॉडी डिफेंस शो करती है और आपको प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ फॉरेन मटेरियल्स। ठीक है, आपकी बॉडी में जितने भी फॉरेन मटेरियल्स आते हैं उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या करती है, आपको प्रोटेक्शन देती है और आपकी बॉडी की खुद की एबिलिटी होती है। तो वो पर्टिकुलर एबिलिटी क्या होती है, इम्यूनिटी होती है। अब इम्यूनिटी को हम वेरियस नंबर ऑफ चीज़ों से इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज अच्छा डाइट लेकर के, अच्छी एक्सरसाइज करके, और कोविड के टाइम पे जितना भी आपने देखा था आप सप्लीमेंट्स ले लेकर भी हम हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब इम्यूनिटी को जब हम बाहर से एक्सटर्नल तरीके से या फिर सप्लीमेंट के तरीके से ले रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन। जैसे वैक्सीनेशन था जिसमें आप वैक्सीन दे रहे थे, इम्यूनाइजेशन में क्या है, आप इम्यूनिटी को बूस्टअप कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, इम्यूनिटी को बूस्टअप किया है। क्लियर? अब इम्यूनिटी जो होती है बेसिकली वो आपकी दो टाइप्स में क्लासिफाइड होती है। इम्यूनिटी जो है आपकी दो टाइप्स में क्लासिफाइड होती है, दो टाइप्स में क्लासिफाइड होती है, दैट इज इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है, बेसिकली ये देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी आपकी फर्दर दो क्लासेस में क्लासिफाइड होती है, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी क्या होती है, आपकी बॉडी की डिजीज से अगेंस्ट प्रोटेक्शन क्रिएट करना, वो इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी का प्रोसेस या फिर किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए इम्यूनिटी को इंक्रीज करवाना क्या होता है, इम्यूनाइजेशन होती है। ये किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए जब आप इम्यूनिटी को इंक्रीज करवा रहे हो तो वो प्रोसेस इम्यूनाइजेशन है। ठीक है, और क्या होती है, इम्यूनिटी आपकी दो क्लासेस में क्लासिफाइड होती है, दैट इज इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, आपको ये बाय बर्थ मिलती है, बाय बर्थ मिलती है, आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, हमको इसको एक्वायर करना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है। ये बेसिकली हम कह सकते हैं ये आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, या फिर आपकी बॉडी में प्रोडक्शन होती है इसकी, और इसको हमने हमारी बॉडी में बाहर से एक्वायर करना पड़ता है। एक्वायर करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे वैक्सीनेशन लेकर के ऐसी चीज़ों से एक्वायर करते हैं हम हमारी इम्यूनिटी को। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में इनेट इम्यूनिटी के बारे में। इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, आपको सबसे पहले आपने क्या देखा, ये आपको बाय बर्थ मिलती है। ठीक है,
बाय बर्थ आपको जो इम्यूनिटी मिल रही है वो आपकी इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी है। बाय बर्थ कैसे मिलती है? कोई भी आपके जेनेटिक्स या फिर हेरिडिटी जो होती है उसके थ्रू जो आपको इम्यूनिटी मिल रही है वो आपकी इन्नेट इम्यूनिटी है, ठीक है। और इम्यूनिटी क्या होती है? आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ऑब्वियसली इम्यूनिटी खुद क्या है? एक डिफेंस का मैकेनिज्म है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होती है? इन्नेट इम्यूनिटी होती है, क्योंकि ये आपको बाय बर्थ मिलती है। तो जब आप बर्थ लेते हो तभी आपके अंदर ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये इम्यूनिटी आपको बाय बर्थ मिलती है। बाय बर्थ मिलती है तो क्या है? कोई इन्फेक्शन होने से पहले ही आपको ये इम्यूनिटी प्रेजेंट है, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शन होने से पहले ही आपको यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रही है। तो अब अगर कोई चीज़ इन्फेक्शन होने से पहले ही आपके पास प्रेजेंट है तो इफ़ अगर इन्फेक्शन होगा तो वो क्या करेगी? वो रैपिडली काम करेगी उस इन्फेक्शन या फिर उस डिजीज़ के अगेंस्ट, है ना। तो ये आपकी इन्नेट इम्यूनिटी होती है। इन्नेट इम्यूनिटी में आपके मेजरली कुछ बैरियर्स आते हैं। वो बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला बैरियर आपका आता है एनाटॉमिकल बैरियर। एनाटॉमिकल बैरियर, जैसे कि आपकी बॉडी में वो चीज़ एनाटॉमिकली प्रेजेंट है, दैट इज आपका क्या प्रेजेंट है? एक तो स्किन। जैसे आपकी बॉडी में स्किन प्रेजेंट है, स्किन क्या करती है? आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करने का काम है, तो वो इम्यूनिटी के अंडर ही आ जाएगा और वो आपको बाय बर्थ मिलता है। स्किन आपको बाय बर्थ आपके साथ आती है, ठीक है ना। तो स्किन क्या है? यहाँ पर इन्नेट इम्यूनिटी है और एनाटॉमिकल बैरियर की तरह यहाँ पर काम कर रही है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? आपके बहुत सारे ऑर्गन्स में, जैसे स्टमक में बहुत सारी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है तो क्या करती है? वो जो भी बैक्टीरिया वगैरह आता है वहाँ पर तो उसको खुद से ही किल कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी यहाँ पर बैरियर आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, अब फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आ सकती है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर आ सकता है और पीएच आ सकती है, पीएच भी आपकी लो। अब टेम्परेचर आएगा, जैसे कि आपको पता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री होता है, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो उस केस में समटाइम बॉडी क्या करती है? अपना टेम्परेचर रेज कर लेती है, अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है। टेम्परेचर बढ़ा लेगी, दैट मीन्स आपको क्या हुआ है? फीवर हो गया। बट उस केस में क्या हुआ है? आपका जो भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आया था उसको किल करने के लिए बॉडी ने अपना टेम्परेचर बढ़ाया है, ठीक है। और आपकी बात आती है यहाँ पर लो पीएच। लो पीएच मीन्स एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच कहाँ पर होती है? हमारे स्टमक में। आपको पता है ना, स्टमक में आपका एसिड प्रेजेंट है। कौन सा एसिड है? HCl। स्टमक में HCl प्रेजेंट है, तो एसिडिक पीएच की वजह से भी बहुत सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इस पीएच में जाते हैं, दैट इज आपके स्टमक में जाते हैं, तो वहाँ पर वो किल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फैगोसाइटिक बैरियर। फैगोसाइटिक बैरियर मीन्स फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है? आपका कोई भी एक्सटर्नल या फिर फॉरेन मटेरियल है उसको इनगल्फ कर लिया जाता है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर कोई भी मटेरियल को एनगल्फ कर लेना और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देना, ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होती है। तो आपकी बॉडी में ये आपकी बॉडी में फैगोसाइटिक बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? आपकी बॉडी में जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो उसको उन्होंने एनगल्फ कर लिया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? आपको बॉडी में बाहर से लेनी पड़ती है। अब बाहर से लेनी पड़ रही है तो और उसको हम क्या कह सकते हैं? अडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। अब हम बाहर से इम्यूनिटी को कैसे एक्वायर कर सकते हैं? आपके पास दो केसेस होते हैं। सबसे पहला केस कि आपको कोई डिजीज़ हो गई है, ठीक है, डिजीज़ हो गई है या कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सपोजर आपको किसी भी वायरस से हो गया है। एक्सपोजर हो गया तो एक बार तो आप उससे ठीक हो जाओगे, बट जब दूसरी बार आएगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में तो उसके अगेंस्ट आपके पास क्या है? एंटीबॉडीज आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बाहर से लेना पड़ा, दैट मीन्स आपके पास वायरस यहाँ से बाहर से आया, ऑलरेडी आपके पास नहीं थी, इनेट की तरह आपको बाय बर्थ ही नहीं मिली थी। जब कोई वायरस या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आया उसके बाद आपकी बॉडी ने ये प्रोड्यूस किया, ठीक है। सेकंड है ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर आपका कोई भी पैथोजन प्रेजेंट है जो कि क्या करेगा? आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगा।
ठीक है, मतलब एक्सटर्नली आपने वो लिया है, तो दैट मीन्स आपका क्या है यहाँ पर वैक्सीन है ना। वैक्सीन में हम क्या करते हैं, वही पैथोजेंस को आप इंटेंशनली अपनी बॉडी के अंदर इन्वेट कराते हो और उसके अगेंस्ट आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। ठीक है, अब हमने ये देखा था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपकी दो क्लासेस में क्लासिफाइड होती है, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, बेसिकली एक्टिव इम्यूनिटी वो वाली इम्यूनिटी है जिसमें आपको एक बार डिजीज हो गई या फिर आपके पास एक्सपोजर हो गया। ठीक है, एक्सपोजर होने के बाद आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए हैं तो ये कौन सी है, एक्टिव इम्यूनिटी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी ने खुद से ही प्रोड्यूस किया है। और पैसिव के अंदर क्या होता है, हमने कोई भी ऐसा इम्यूनोग्लोबिन सब्सटेंस को या तो हमने बाहर से लिया है या फिर कोई भी आपका वैक्सीनेशन आपने यहाँ पे बाहर से लिया है। ठीक है, तो ये आपकी पैसिव है। बेसिकली पैसिव आप क्या करते हो, एक्वायर कर रहे हो बाहर से और ये आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, कोई जब आपका बैक्टीरिया या फिर आपका कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आ गया है, उसके एक्सपोजर के बाद में एक्टिव इम्यूनिटी आपकी खुद से ही बनने लगेगी, दैट मीन्स आपकी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज होने लगेगी। तो वहाँ पर आपका, अब जब ये दोबारा आपके पास आएगा, जब ये नेक्स्ट टाइम अगेन आपके पास यहाँ आएगा, तो उस केस में क्या होगा, आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो नेक्स्ट टाइम जब ये आएगा तो उसको क्विकली डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, क्विकली डिस्ट्रॉय कर देगा। अब आपका जो एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी भी आपकी फर्दर दो क्लासेस में क्लासिफाइड होती हैं और पैसिव भी आपकी दो क्लासेस में क्लासिफाइड होती हैं, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। और एक्टिव भी आपकी क्या होती हैं, नेचुरल होती है और आर्टिफिशियल होती है। तो बस उसी को और ज़्यादा कंसाइजली या फिर हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो क्या हुआ था, आपकी बॉडी में क्या हुई, एक्सपोजर हुई। ठीक है, जब आपकी बॉडी में एक्सपोजर हुई किसी भी वायरस की और फिर जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है तो वो क्या है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, बट आपको आर्टिफिशियली वो लेना पड़ा। एक तो आपके पास खुद से ही डिजीज का एक्सपोजर हो गया, दूसरा आपने वैक्सीन लगाया था, है ना, क्योंकि वैक्सीन में भी क्या थी, आपकी अलग से वीकेंड या फिर किल्ड फॉर्म ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था। तो जब ये वैक्सीन के अगेंस्ट में आपके पास यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी, वो आपकी क्या होगी, आर्टिफिशियली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, वैसे ही आपका पैसिव होती है। पैसिव में हमने क्या देखा, आपको एक्सटर्नली ये लेना पड़ता है। जैसे पैसिव में हमने देखा कि ये आपको किसी भी इम्यूनोग्लोबिन सब्सटेंस से अलग से लेना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नेचुरल और आर्टिफिशियल की बात करते हैं, तो नेचुरल में हमने देखा है, नेचुरल और आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो नेचुरल में हमने यहाँ देखा है कि जब एक मदर अपने बेबी को फीड करवाती है तो क्या होता है, उसके अंदर उसके मिल्क में इम्यूनिटीज या फिर इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये इम्यूनोग्लोबिन है तो नेचुरली, बट ये मदर से बेबी को मिल रहे हैं। पैसिव है, एक से दूसरे ने एक्वायर किया है, तो मदर से बेबी को मिलना नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। और सेकंड केस में आर्टिफिशियल में जैसे आप इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए आपके गामा ग्लोब्यूलिन के इंजेक्शंस यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, तो जब ये आप एक्सटर्नली ले रहे हो तो वो क्या होगी, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, आई होप आपको इम्यूनिटी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी के डिफरेंट टाइप्स हमने यहाँ पर स्टडी किए हैं। इस चैप्टर का जो एक सेकेंड पार्ट है दैट इज एनवायरमेंटल, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।